हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं द स्पेक्टेटर क्लब, जिसे लिखा है सर रिचर्ड स्टील ने, और इसका जो पहला करेक्टर था सर रॉजर डी कवर्ली, वो मैं कर चुका हूँ, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम करेंगे इनका दूसरा करेक्टर जो राइटर ने हमें इंट्रोड्यूस किया है, वो एक बैचलर हैं और उनमें क्या क्या खासियत राइटर्स ने बताई हैं वो आज हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द जेंटलमैन नेक्स्ट इन एस्टीम एंड अथॉरिटी अमंग अस इज अनदर बैचलर्स। जो अगले जेंटलमैन है वो एस्टीम मतलब सम्मान में और अथॉरिटी मतलब अधिकार रोप में हमारे बीच एक और कवारे। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले जो करेक्टर थे सर रॉजर डी कवर्ली, वो भी कवारे थे और ये भी कवारे हैं, और इन्होंने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है। और वो कह रहे हैं हु इज़ ए मेंबर ऑफ इनर टेम्पल, वो है मेंबर किसके? इनर टेम्पल्स के, यानी कि इन्होंने इनका कोई नाम नहीं दिया है, तो इनका नाम माना जाएगा ए मेंबर ऑफ इनर टेम्पल्स, और वो बैचलर है, तो स्पेसिफिक नाम मेंबर ऑफ इनर टेम्पल्स माने। ए मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी विट एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो कैसे हैं अब उनके करेक्टर बताए जा रहे हैं। वो एक ग्रेट मैन है, मतलब ए मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी, जो एक ईमानदार इंसान है, विटी मतलब हाजिर जवाब है, और अंडरस्टैंडिंग जो समझदारी वाले इंसान हैं। बट ही हैज़ चूजन his place of residence rather to obey the direction of an old humorsome father than in pursuit of his own inclinations। अब यहाँ पे बता रहा है कि वो क्या करते हैं। वो कह रहे हैं कि परंतु, बट मानी परंतु, ही हैज़ चूजन, जो उन्होंने ये काम चूज़ किया है ना, जो ये वो वर्क कर रहे हैं, वो ये काम उन्होंने खुद से नहीं चूज़ किया है, ये उन्होंने अपने बूढ़े हैमरसम जो फादर है ना, उनकी उनकी आज्ञा को मानकर ही चुना है, बनिस्बत वो स्वयं की खुशी के कारण या स्वयं की पसंद के कारण नहीं। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि बट ही चूजन इज प्लेस ऑफ रेजिडेंस रेदर टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ ओल्ड हैमरसन फादर, यानी कि जो उनके फादर हैं, बूढ़े हैमरसन फादर हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया है। देन इट्स परस्यू इज ऑन इंक्लिनेशन, मतलब खुद की जो उनकी खुशी है, जो उनको अच्छा लगता है वो नहीं है, उनको खुद को ही अच्छा ही लगता है कि वो ये काम करें, उनके पिता ने उन्हें आज्ञा दिया है, ऑर्डर दिया है, तब वो कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं। ही वॉज placed there to study the law of land, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको वहाँ पर जो लैंड के मतलब जो ज़मीन के कानूनों को पढ़ने के लिए रखा गया है। प्लेस्ड मतलब प्लेस किया गया, रखा गया, यानी कि वो वहाँ पर किसकी स्टडी करेंगे, वो एक लॉ के स्टूडेंट हैं और वो कर रहे हैं स्टडी ऑफ लॉ ऑफ लैंड, मतलब लॉ ऑफ लैंड की। And he is the most learned of any of the house in those of the stage, और वो उस स्टेट मतलब उस जगह जो उस इलाका है उसके स्टेट के किसी भी घर में रहने वाले की उपेक्षा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मतलब वो कह रहा है कि उस स्टेट में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, ये लास्ट स्टूडेंट जो मेंबर ऑफ इनर टेम्पल है उनसे ज़्यादा। फिर आगे बताते हैं कि कितने क्या क्या उनको इंटरेस्ट और क्या चीज़ें हैं। तो वो आगे बताते हैं कि एरिस्टोटल एंड लॉन्गियंस आर मच बेटर अंडरस्टैंड बाय हिम देन लिटलटन एंड कॉक। जैसे कि आप जानते हैं कि एरिस्टोटल और लॉन्गियन जो लैंग्विन्स हैं, ये दोनों एक तरीके से इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं और ये काफ़ी फेमस है अपने वर्क्स के लिए। और जबकि जो लिटलटन और कॉक हैं ये लॉ के हैं, इनकी लॉ के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स हैं और एक लॉ के एक मतलब लीजेंड्स हैं, और ये अपनी फील्ड्स में काफ़ी फेमस है, किसकी में? लॉ में, लिटलटन और कॉक। तो अब इस लाइन में वो कहना चाहता है कि यह जो मेंबर ऑफ इनर टेम्पल है ना, उसको ये एरिस्टोटल और लॉन्गियंस को ज़्यादा बेहतर से समझता है बजाय लिटलटन और कॉक के। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि वह लिटरेचर को ज़्यादा पसंद करता है लॉ के मुकाबले। क्यों? ऊपर ये बताया गया है कि वो लॉ का स्टूडेंट है, पर वो लॉ नहीं पसंद है उसको लिटरेचर पसंद है। उसके फादर ने उसे फोर्स किया है, उसने वहाँ भेजा है पढ़ने के लिए कि तुम लॉ करो, लेकिन उसको तो एरिस्टोटल लॉन्गियंस ही पसंद है कंपेयर देन लिटलटन और कॉक के। The father sends up every post questions related to marriage articles, leases and tenure in the neighborhood।
अब उनके जो पिता हैं ना वो क्या करते हैं, उनके पिता हर बार उन्हें एक लेटर लिखते हैं, यानी कि द फादर सेंड अप एवरी पोस्ट क्वेश्चन, उनको एक बार लेटर लिखते हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्वेश्चंस किससे होते हैं, रिलेटेड टू मैरिज आर्टिकल, जो मैरिज मानी विवाह संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं उनसे संबंधित होते हैं, लीजेस जो पट्टे होते हैं उनसे संबंधित होते हैं, और टेन्योर मतलब जो एक वो टेन्योर दिया जाता है ना, पट्टे का एक टाइम पीरियड होता है उसके बारे में, और वो कौन से, इन द नाइबरहुड, उनके जो पड़ोस में जो टेन्योर हो रहा है उनके पट्टों का, उनके बारे में वो पूछते हैं क्वेश्चंस। उनके पिता हर बार लेटर में उनसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि वो चेक करना चाह रहे हैं उनके पिता कि वो सही से अपनी स्टडी कर भी रहे हैं नहीं है। लेकिन ये देखिए वो जो ये है द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल, वो क्या करते हैं, ऑल विच क्वेश्चंस ही एग्रीज विद द अटॉर्नी टू आंसर एंड टेक केयर ऑफ इन द लंप। लेकिन जो वो उनका लड़का है ना वो उनसे भी ज़्यादा समझदार है, उनसे भी ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है ना, उनके फादर जितने भी क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं उसके लिए उन्होंने लेटर में जितने क्वेश्चंस पूछते हैं उनके जवाब देने के लिए उन्होंने एक अटॉर्नी को हायर करा हुआ है जो उनकी तरफ से सभी सवालों को जवाब देता है। यानी यहाँ पे मेंशन है ना, ऑल विच क्वेश्चन ही एग्री, जो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं ही एग्रीज, एग्रीज मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट किया हुआ है, अब समझौता किया हुआ विद एन अटॉर्नी, एक लॉ जो उनसे ज़्यादा जानता है अटॉर्नी से, टू द आंसर एंड टेक केयर इन द लैम्प्स, जो भी उनके जो बल्क में जो क्वेश्चन आते हैं, लम्प्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको वो जवाब देगा। तो मतलब उनके पिता चेक करना चाह रहे थे कि वो कितना पढ़ रहे हैं, क्यों उसको इन्फॉर्मेशन है कि पट्टों की, मैरिज आर्टिकल्स की और जो लीजेस की, तो उन्होंने भी दिमाग लगाया, उन्होंने भी एक अटॉर्नी को हायर कर लिया उसके लड़के ने, यानी कि द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल ने, और वो उनकी तरफ से जवाब दे रहा है, तो उनको लगे कि नहीं उनका लड़का भी सही से पढ़ाई कर रहा है। He is studying the passions themselves when he should be inquiring into the debate among men which arise from them। अब वो देखो क्या कह रहा है, he is studying the passion themselves, यानी कि वो जुनून के साथ पढ़ाई कर रहा है, लेकिन किसकी पढ़ाई कर रहा है, स्टडिंग द पैशन themselves, जिसका उसे पैशन है, जिसका उसे मतलब जुनून है। वो जुनून किसका है, वो साहित्य पढ़ने का, लिटरेचर पढ़ने का। अपना जुनून वो किस में यूज़ कर रहा है, अभी भी साहित्य पढ़ने में यूज़ कर रहा है, जबकि उसे करना क्या चाहिए, ये स्टडिंग द पैशन themselves मतलब वो अपना जुनून स्टडी में, लिटरेचर को पढ़ने में करना है। वैन ही शुड, जबकि उसे करना चाहिए, वैन ही शुड बी इंक्वायरिंग टू डिबेट अमोंग मैन विच अराइज फ्रॉम देम, जबकि उसे वकीलों की डिबेट को देखना चाहिए, और वो कौन सी डिबेट होगी, जो उनके बीच में से ही पैदा होती हैं, यानी कि उसे कोर्ट में जाना चाहिए और जो वकील जो डिबेट कर रहे हैं ना, वाद विवाद कर रहे हैं, वो देखना चाहिए, क्योंकि उससे ही एज ए लॉ स्टूडेंट हो तो उससे ही उसका कैरियर बनेगा। He knows the argument of each of the orations of Demosthenes and Tully, जो वो जानता है। अब वो क्या जानता है, वो जानता है कि डेमोस्थेनीज और टॉली ने अपने जो भाषण थे, जो अपने स्पीचेस में क्या क्या बोला था, उसके बारे में उसे सब पता है। यानी कि लिटरेचर्स में जो भी हुई, डेमोस्थेनीज और टली हुई, वो उनके जितने भी ओरिटेशन से जितने भाषण उनके बारे में जानता है, लेकिन बट नॉट वन केस इन द रिपोर्ट ऑफ आवर ओन कोर्ट, लेकिन वो एक भी ऐसे केस के बारे में नहीं जानता है जो उसके खुद के कोर्ट में रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए लिखा है ना, बट नो वन केस, कोई भी केस के बारे में इन द रिपोर्ट ऑफ ओन कोर्ट, जो उसके कोर्ट खुद के जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ कोर्ट में रजिस्टर, उसके बारे में से नहीं पता। हाँ, लेकिन लिटरेचर्स के जो डेमोस्थेनीज और टली के बारे में जो उन्होंने जो भाषण दिए थे ना, वो उसको सब पता है। नो वन एवर टुक हिम फॉर ए फूल, कोई भी उसे, यानी कि कोई भी उसे मूर्ख तो नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ने का तो मूर्ख है, क्योंकि उसका पैशन तो लिटरेचर है, अपने फादर्स की फोर्स में वो कर रहा है। तो नो एवर टुक हिम फॉर ए फूल, कोई उसे मूर्ख नहीं बुलाता और न ही उसे मानता है। बट नन एक्सेप्ट हिज इंटीमेट फ्रेंड्स, उसके जो घनिष्ठ मित्र, इंटीमेट फ्रेंड है ना, उसके अलावा क्या नहीं है, नॉन ही हैज़ ए ग्रेट डील ऑफ विट, यानी कि कोई भी उसे मूर्ख नहीं बुलाता, और जो उसके इंटीमेट फ्रेंड है उनके अलावा कोई नहीं जानता कि वो बहुत सारे विट मतलब हाजिर जवाबी रखता है। This turn make him at one both disinterested and agreeable,
और इसी के कारण ये जो उसका व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर, उसे क्या बनाता है, स्वार्थ रहित और स्वीकार्य बनाता है। तो डिसइंटरेस्टेड एंड एग्रीबल मतलब उसको विटी है, हाजिर जवाबी है, तो उसे स्वार्थ रहित, यहाँ पे डिसइंटरेस्ट का स्वार्थ रहित और एग्रीबल का आता है स्वीकार्य, तो उसे क्या बनाते हैं, स्वार्थ रहित और स्वीकार्य बनाता है। A few of his thoughts are drawn from business। उसके जैसे उसके जो विचार हैं, यानी कि जैसे कि कुछ उसके विचार लिए गए हैं बिजनेस से, वे ज़्यादा ही फिट बैठते हैं बातचीत में। यानी कि उसके जो कुछ थॉट्स हैं वो बिजनेस से लिए गए और वो ज़्यादा फिट बैठते हैं किसमें, बातचीत के लिए, कन्वर्सेशंस के लिए। His taste for book is little to just for the age he live in। यानी कि टेस्ट मतलब होता है, मतलब रुचि का बात कही गई है, टेस्ट का वो नहीं है टेस्ट जो हम खाना खाते हैं वो टेस्ट। दिस टेस्ट फॉर बुक इज़ लिटिल टू जस्ट फॉर एज इज लिव, यानी कि उसकी जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है बुकों के लिए, वो कुछ ज़्यादा ही है कंपेयर किसके, जिस एज में वो रहता है, जिस एज से वो बिलोंग करता है, यानी कि उसकी जो टेस्ट है उस एज में, क्योंकि अभी बताया कि वो सबसे ज़्यादा अपने जो स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसकी जो रुचि है बुक पढ़ने की वो कंपेयर देन जिस एज में वो रहता है वो ज़्यादा है। फिर कहते हैं कि ही हैज़ रीड ऑल, उसने मतलब उसने सबको पढ़ा है, बहुत सारों को पढ़ा है, बट अप्रूव ऑफ वेरी फ्यू, लेकिन वो कुछ से ही सहमत होता है, यानी पढ़ा सबको है लेकिन अप्रूव कुछ को ही देता है। हिज फैमिलियरिटी विद द कस्टम्स, उसकी जो फैमिलियरिटी मतलब उसका जो परिचय है किसके साथ, विद कस्टम रीति रिवाजों के साथ, मैनर मतलब तौर तरीकों के साथ, एक्शंस कार्यों के साथ, एंड राइटिंग्स ऑफ द एंसेंट मतलब जो भी प्राचीन लोगों के लेख हैं, राइटिंग है उससे, मेक हिम ए वेरी डेडिकेटेड ऑब्जर्वर ऑफ व्हाट अकर टू हिम इन प्रेजेंट वर्ल्ड। और ये जब उसको मतलब वो किससे इन सबसे परिचित है, रीति रिवाजों से, तौर तरीकों से, कार्यों से और प्राचीन लोगों के लेखों से, तो वो उसको एक क्या बनाते हैं, डेडिकेटेड, एक समर्पित क्रिटिक बनाते हैं, समर्पित समीक्षक बनाते हैं। किस चीज़ का, उस चीज़ को जो उसके साथ प्रेजेंट वर्ल्ड में भी रहती है, मतलब उसको प्रेजेंट में भी वर्ल्ड में डेडिकेट करती है। ये इंफॉर्मेशंस वो मतलब ईजिली वो बता सकता है, वो मतलब उसे प्रेजेंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट कराती है। ही इज़ एन एक्सेलेंट क्रिटिक, वो एक बहुत ही अच्छा मतलब एक्सेलेंट आलोचक हैं। एंड द टाइम ऑफ द प्ले इन हिज आवर ऑफ बिजनेस, और उसके बिजनेस का जो समय है वही समय किसका है, अब आगे बताता है वो। ही इज़ एन एक्सेलेंट क्रिटिक एंड द टाइम ऑफ प्ले in his hour of business, exactly at 5 he passed through New Inn, crossed through Russell Court and turn at Wills till the play begins। तो अब वो कह रहा है कि वो एक एक्सेलेंट बहुत ही अच्छा आलोचक है, और जो टाइम उसका बिजनेस का है, मतलब जब वो बिजनेस का मतलब वो अपने लॉ का स्टूडेंट है, तो वो कहता है कि वो जो उसका टाइम बिजनेस का समय है ना, वही समय उसके प्ले का भी है। एग्जैक्टली 5 बजे वो पास होता है कहाँ से, वह न्यू इन से होकर गुजरता है, और उसके बाद वो कहाँ जाता है, एंड 5 ही पास थ्रू द न्यू इन एंड क्रॉस, उसके बाद वो क्रॉस करता है रसल कोर्ट, और फिर वो रसल कोर्ट से होकर गुजरता है। रसल कोर्ट से क्या करता है, टेक ए टर्न, फिर वहाँ से एक मोड़ लेता है किसके लिए, विल्स के लिए। तो विल्स एक स्पेसिफिक कॉफ़ी हाउस था उस टाइम, उसके पास से वो एक मोड़ लेता है और कहाँ जाता है, एंड टिल द प्ले बिगिन, जब वो यानी कि वो 5 बजे जब वो न्यू इन से क्रॉस करता, न्यू इन को जाता है और फिर रसल कोर्ट को क्रॉस करते हुए विल जो कॉफ़ी हाउस है उसके पास टर्न लेता है, तब तक जो नाटक है, जो प्ले है, वो स्टार्ट हो चुका होता है। ही हैज़ हिज शूज़ रब्ड एंड हिज प्रीविंग पाउडर एट द बार्बर एज यू गो इन टू द रोज़। तो जब वो अब यहाँ पर बता दो क्या क्या करता है, तो
वो अपनी शूज़ को पॉलिश कराता है। रब का मतलब यहाँ पे पॉलिश है। और पीविंग जो है एक पाउडर होता है, यानी कि जो पीविंग विंग है, विग जो वो लगाता है, यानी कि उसके बाल का मैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है विग लगाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विग लगाता है वो। तो वो कह रहा है कि वो अपनी शूज़ को तो रब कराता है, पॉलिश कराता है, और बार्बर की शॉप में जाता है और वो अपने पहनने वाली विग जो है ना, जिसको क्या है प्री विग, विग में पाउडर्स डलवाता है, पाउडर डलवाता है जिससे वो उसमें पसीने ना आए उसकी विग्स में। एंड इज पिविक पाउडर एट द बार्बर एंड गो इनटू द रोज। क्यों? क्योंकि वो जाता है रोज। ये रोज थिएटर्स हो सकता है या कोई स्पेसिफिक मेंशंस नहीं किया, लेकिन रोज एक तरीके से जहाँ प्ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ प्ले की बात हो रही है। इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द ऑडियंस when he is at the play for actions have an ambitions to please him। अब ये कहता है कि यह ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? जब वो वह मानी जब ही इज़ इन द प्ले, जब वो नाटक में होता है। तो नाटक में होने का मतलब नहीं है वो प्ले परफॉर्म नहीं कर रहा, वो है क्रिटिक्स। तो वो बैठा हुआ है, यानी कि वो नाटक देखने के समय वहाँ होता है, जब नाटक चल रहा होता है, प्ले स्टार्ट हो रहा था, तो क्रिटिक है तो वहाँ बैठा होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि यह ऑडियंस के लिए अच्छा ही है कि जब वह नाटक में होता है या वो मौजूद होता है प्ले में, क्योंकि एक्टर्स की जो एम्बिशंस होती है, जो महत्वाकांक्षाएं होती है, वह उसे खुश करने की होती हैं। उसको खुश करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और इससे ऑडियंस को काफ़ी बेनिफिट मिलता है और वो काफ़ी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो वो एक अच्छे क्रिटिक्स जब होता है तो उनको एक्टर्स को काफ़ी प्रेशर होता है कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे और वो क्रिटिक्स उनके लिए कुछ अच्छा लिखे, नहीं तो क्रिटिक्स तो उनकी बिल्कुल ही आलोचना कर देता है। तो ये था इसका सेकंड करैक्टर्स। मिलते हैं अगले करैक्टर सर एंड्रू फ्रीपोर्ट के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।